तो हेलो, मेरा नाम है प्रत्यूष और मैं करेंटली पीएससी कर रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप सबने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन ऑफ टू कॉलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल मैंने बनाया है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये एक वेव है और ये एक वेव है। दो वेव या फिर दो फोर्सेस एक सेम पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं एक साथ। दोनों कांटेक्ट में आके पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं, या फिर जो पार्टिकल है वो उस पे दो वेव्स डिस्प्लेस करके जा रहे हैं। ये एक वेव है, ये एक वेव है। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट है x1 और जो दूसरा वाला वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट है x2। सो दोनों कांटेक्ट में आके एक साथ इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर ये दोनों हार्मोनिक ऑसिलेशंस है, हार्मोनिक मोशंस है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक x1 है, एक x2 है, तो जो पार्टिकल पे दोनों एक साथ फोर्स लगा रहे हैं ना, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर दो या फिर दो से ज्यादा वेव्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट्स मोशन में है, साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, वो कैसे आएगा? वो आएगा इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के सम से, वेक्टर सम से। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि x1 है हमारा फर्स्ट हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट और x2 है हमारा सेकेंड हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट। सो हम करने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस having same frequency, different amplitudes and different phases। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होंगे, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स होगा, एम्पलीट्यूड्स अलग होंगे, और जो डिफरेंट फेसेस में होंगे। सो हमने डिस्प्लेसमेंट x1 को माना a1 cos ओमेगा टी प्लस फाई वन, इसमें एम्पलीट्यूड है a1 और फेस है ओमेगा टी प्लस फाई वन। सो a2, और हमने x2 को माना जो सेकेंड हार्मोनिक मोशन है, उसका डिस्प्लेसमेंट को माना a2 cos ओमेगा टी प्लस फाई टू। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि दोनों अगर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं तो जो नेट होगा इन दोनों को मिला के, इन दोनों का फैक्टर सम होगा हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट किया, और नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? दोनों के इंडिविजुअल फैक्टर सम से। सो x1 प्लस x2 किया, यहाँ पे x1 का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे x2 का वैल्यू पुट किया। यहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जो cos ओमेगा टी प्लस फाई वन है, यहाँ पे एक फॉर्मूले पे टूटा है cos a प्लस बी में। cos a, मैं अलग से इंक लेता हूँ, cos a cos b, और यहाँ पे टूटा है sin a sin b, ये टूट गया। ये टूटेगा cos a प्लस बी में फिर से, cos a cos b sin a sin b, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ से cos ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो cos ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा a1 cos फाई वन, और cos ओमेगा टी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो cos ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा a2 cos फाई टू। अरे यहाँ पे a2 होगा, यहाँ पे a2 होगा, ठीक है, a2 cos फाई टू। सो वैसे ही हमने यहाँ पे साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी अगर कॉमन लेंगे तो a1 साइन फाई वन बचेगा प्लस a2 साइन फाई टू बचेगा। तो हमने जो ये टर्म है और ये टर्म है, इस टर्म को माना हमने a cos थीटा, इस टर्म को माना हमने a साइन थीटा। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये एक फॉर्मूले पे आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि cos ओमेगा टी
ए कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी साइन थीटा। तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी में टूट रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी, और ए हम कॉमन ले लेते हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो रिजल्टेंट हमारे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया, उसका एम्पलीट्यूड आया ए, और वो ओमेगा टी प्लस थीटा फेज में है। मतलब हमें थीटा चाहिए, जो फेज चाहिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का, और उसका एम्पलीट्यूड चाहिए। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो ये टर्म माना ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू, इसको हमने माना था ए कॉस थीटा, और इस टर्म को माना था हमने ए साइन थीटा। तो वो हम लिख देते हैं, उनको इक्वेशंस में बना लेते हैं। सो हमने इक्वेशंस बना लिया है, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने पहले का स्क्वायर कर दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में टूटेगा, ये भी ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में टूटेगा। दूसरे को स्क्वायर किया, दूसरे में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। और यहाँ से हमने क्या किया कि ए वन स्क्वायर कैसे बचा कि ए वन स्क्वायर, और यहाँ से ए वन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर फाइव वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन बचेगा। तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 1। वैसे यहाँ पे ए टू स्क्वायर आया, और यहाँ से हमने क्या किया, टू ए वन ए टू, टू ए वन ए टू, इसको हमने टू ए वन ए टू को कॉमन ले लिया, और हमने जो ये जो टर्म है कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू साइन फाइव वन साइन फाइव टू, इन दोनों को हमने फॉर्मूले पे ले लिया। तो कॉस ए कॉस बी साइन बी, तो होता है कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर। हमने स्क्वायर को उठा दिया और रूट को ले लिया, उसके बाद हमारे पास आया ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, जो कि होता है रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू। सो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड आ गया। अभी हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फेस भी पता करना है। तो हम फेस के लिए क्या करेंगे, फेस पता करने के लिए हम करेंगे इक्वेशन वन को डिवाइड करेंगे इक्वेशन टू से। सो हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करने से आ जाएगा, जैसे कि हमने डिवाइड किया यहाँ पे कहा गया इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है रुको। यहाँ पे इक्वेशन टू को डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन वन से, क्योंकि हमने वैसे लिखा है। तो यहाँ पे इक्वेशन वन आ जाएगा। तो साइन को कॉस से डिवाइड किया टेन थीटा, और ऊपर का इक्वेशन का वैल्यू ऊपर से रखा, और नीचे का मतलब सेकेंड वाले इक्वेशन का वैल्यू हमने सेकेंड पे रखा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड, आ गया फेस, आ गया। अभी इसके दो केसेस बनते हैं। अगर हमारे पास जो ये डिफरेंस है फेसेस का, ये फाइव वन माइनस फाइव टू, अगर वो जीरो है, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है ना। सो कॉस जीरो वन होता है। तो जब कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये किस फॉर्मूले में डलेगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर, रूट में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो ये ए वन प्लस ए टू बचेगा। सो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो ए वन प्लस ए टू बचेगा। एंड जो हमारे पास फेस आएगा, ये फिर से यहाँ पे गलती है, ये डेल्टा नहीं, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा आएगा
वो हमारे पास अगर वैल्यू पुट करेंगे तो फाई वन इक्वल्स फाई टू, मतलब फाई वन और फाई टू बचेगा। सो जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जबकि हमारे पास जो दो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनके अगर फेस डिफरेंस जीरो आ जाता है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उन दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के समेशन से आता है, और जो रिजल्टेंट फेस है वो कैसे आता है, वो इक्वल होता है दोनों के इंडिविजुअल फेसेस के, दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के फेसेस से। सो दूसरा केस आता है हमारे पास, जबकि दो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के फेसेस के डिफरेंस अगर पाई आ जाए, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो आता है A1 माइनस A2, और या फिर A2 माइनस A1। ठीक है, तो हमारे पास इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का एम्पलीट्यूड था A1 और A2। तो अगर फेस डिफरेंस हमारे पास पाई आ जाता है तो या फिर A1 माइनस A2 करो या फिर A2 माइनस A1 करो, इन दोनों से हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है इस केस में। और जो फेज आता है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के फेसेस के बराबर आता है, या तो फिर वो x1 के फेस के बराबर होगा या फिर वो x2 के फेस के बराबर होगा। सो द रिजल्टेंट HHM इज इन फेस विद द फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे भाई, मैंने लिखा, मैं ही नहीं बोल सकता। द रिजल्टेंट HHM इज इन फेस विद द फर्स्ट सेकेंड बट इट्स एम्पलीट्यूड इज द डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। तो आप सब तो समझ गए होंगे। सो थैंक यू। इसके बाद हम करेंगे बीट फॉर्मेशन ऑफ बीट्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसीज। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।